हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। निबंध का शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। रक्त का अर्थ होता है खून। तो इस निबंध में हम रक्त के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और रक्त का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है यह भी जानेंगे। तो निबंध शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। तो इस गद्यांश में हमने पढ़ा कि दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। वो शुरू से कमज़ोर है, लेकिन आजकल वो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस करती है। उसे भूख भी नहीं लगती है पहले की तरह और किसी काम में उसका मन नहीं लगता। तो उसको दिखाने के लिए उसे डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर देखकर कहते हैं कि लगता है कि इस दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है और इसके लिए वह दिव्या को जांच कराने के लिए दूसरे कमरे में भेजते हैं। वहाँ अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड का अर्थ होता है कांच की पतली पट्टी। तो डॉक्टर दीदी क्या करती हैं, दिव्या के उंगली से थोड़ा सा खून निकालती हैं, उसे एक शीशी में डालती हैं और रक्त की कुछ बूंदें जो है वो एक कांच की स्लाइड पर लगा देती हैं और अनिल से बोलती हैं, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी उनके दरवाजे पे खटखटाया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो जब अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि डॉक्टर दीदी जो है वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक स्लाइड की जांच कर रही थी, यानी एक स्लाइड पे रखे हुए खून की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो दीदी बताती हैं कि दिव्या को एनीमिया हो गया है और यदि वो कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, उसे उत्सुकता हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तो अनिल एनीमिया के बारे में दीदी से पूछता है कि एनीमिया का क्या मतलब होता है। उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, यानी खून के बारे में जानना होगा। एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में पूरी जानकारी
प्राप्त करनी होगी। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखो तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति के पिटारे का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तरह तरह की। तो दीदी बताती हैं कि यह तो एक लाल रक्त द्रव के समान ही होता है, लेकिन यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसमें हम प्लाज्मा कहते हैं। दीदी बताती हैं कि इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो तरल होता है। दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। तो ऐसे कण जो कि लाल, सफ़ेद और ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, इन्हें हम बिम्बाणु या फिर प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो तरल होता है उसमें वो तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। अनिल ने जब स्लाइड देखा तो वो आश्चर्य से उछल पड़ा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। उसे आश्चर्य होता है कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। जो लाल रक्त कण दिख रहे हैं उसमें उसे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। जो लाल रक्त कण होते हैं वो बालूशाही की तरह होते हैं। बालूशाही कैसा होता है? वो चारों तरफ से गोल होता है, बीच में थोड़ा सा चपटा होता है। गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, यानी एक बूंद में बहुत सारे लाल रंग के कण होते हैं, जिसके कारण जो रक्त होता है, खून होता है, वो लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यानी जो लाल रक्त कण हैं ये सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। जो लाल रक्त कण होते हैं इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, यानी एक साथ सारे कण नष्ट नहीं होते हैं। धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, यानी कुछ कण नष्ट होते हैं और कुछ कण बनते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। दीदी बताती हैं कि हड्डियों के बीच का जो भाग है जिसे मज्जा कहते हैं, इसमें बहुत सारे कारखाने होते हैं, यानी वहाँ पे रक्त का निर्माण होता रहता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है।
यानी लाल रक्त कणों को बनने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फूल, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। दीदी बताती हैं कि यदि जो व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन हो, तो इसके कारण शरीर में नए कण नहीं बन पाते हैं और इससे रक्त की कमी हो जाती है, जिससे आगे चलकर क्या हो जाता है? एनीमिया हो सकता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यानी एक तो एनीमिया पौष्टिक आहार की कमी से होता है और दूसरा कारण क्या है? पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई बनाएं और खाद्य पदार्थ जो भी ग्रहण करें वो स्वच्छ हो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो डॉक्टर दीदी हमें साफ सफाई से रहने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि कीड़ों से बचने के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जो रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। तो सफ़ेद कणों का क्या काम है? ये हमें किसी भी बीमारी को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। यानी कहीं से चोट लग जाती है तो वहाँ जो खून बहने लगता है तो उसको रोकने में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत
समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, यानी चोट गहरी होती है तो टाँके भी लगते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए जहां पे चोट लगी है। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, यानी कि बहुत ही लाभदायक हो सकता है। यदि हम कहीं गहरा चोट लगा है तो वहाँ एक साफ कपड़ा बांध दें। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। तो दीदी बताती हैं कि हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता है, हर आदमी का खून अलग अलग होता है और इन्हीं गुणों के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, यानी जिसको खून की ज़रूरत है उसके खून की जांच की जाती है और उसी खून की तरह ही उसी समूह का खून चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। तो दीदी बताती हैं कि ऐसी स्थितियों के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहां की खून को सुरक्षित रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर मरीज को खून चढ़ाया जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा कि ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रहे, हमेशा बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पर व्यक्ति रक्तदान करता रहे। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। दीदी बताती हैं कि नहीं, छोटे बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। दीदी कहती हैं कि ऐसा लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से वे कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन यह बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। दीदी कहती हैं कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है और यदि इसमें से कुछ रक्त हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो इसके साथ ही यह निबंध समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।